बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज चैप्टर नंबर 13 में एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर 2 में इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। जब किसी कंडक्टर में या किसी वायर में से करंट पास होता है या किसी मटेरियल में से करंट को पास किया जाता है तो अपने इर्द गिर्द कुछ एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स छोड़ता है। करंट के वो जो एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स हैं जो उसके अराउंड या सराउंडिंग में फील किए जाते हैं, उनकी बुनियादी तौर पे तादाद 3 है। 3 किस्म के इफ़ेक्ट्स जो होता है वो करंट कहीं ना कहीं ज़ाहिर करता है। जहाँ से करंट पास होता है उसके अराउंडिंग्स में, उसके एरियाज़ में एक हीट पैदा होती है। इस इफ़ेक्ट को हम हीटिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। जहाँ से करंट पास होता है उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, इसलिए हम इसे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट कहते हैं। और जहाँ से करंट पास होता है वो किसी सॉल्यूशंस के अंदर ख़ासकर उसके अंदर केमिकल चेंजेस लाता है, तो केमिकल चेंजेस लाने वाले इस इफ़ेक्ट को केमिकल इफ़ेक्ट कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे करंट के 3 इफ़ेक्ट्स हो गए। एक कौन सा हो गया? हीटिंग इफ़ेक्ट। दूसरा कौन सा हो गया? मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। तीसरा कौन सा हो गया? केमिकल इफ़ेक्ट। सो अब हम बारी बारी इनको डिटेल से पढ़ते हैं कि हीटिंग इफ़ेक्ट है क्या चीज़ और कैसे पैदा होता है। तो सबसे पहले टॉपिक्स में हमने क्या मेंशन कर दिया है? हीटिंग इफ़ेक्ट। Heat produced in a conductors of resistance R when current I is passed through it for the time t is equal to H is equal to I square RT। इसका मतलब जब किसी कंडक्टर में से हम करंट को पास करते हैं जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस R के बराबर हो और t टाइम के लिए करंट उसमें से पास किया जाए तो फिर उस कंडक्टर के अंदर जो हीट पैदा होगी उसको मेजर करेंगे। H इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। इट इज़ द लॉ नेम एज जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग्स। इसे क्या कहते हैं? जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग्स। इसके मुताबिक पैदा होने वाली हीट 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। अमाउंट ऑफ करंट पे, नंबर 2 रेजिस्टेंस ऑफ वायर या कंडक्टर के ऊपर, नंबर 3 टाइम के ऊपर। इट मीन अगर हम किसी वायर में से करंट 2 सेकेंड के लिए पास करते हैं, उसी के बराबर एक वायर में से हम 10 सेकेंड के लिए कर सकते हैं, एक में 10 मिनट के लिए पास करते हैं। जितना हम टाइम ऑफ पैसेज करंट का ज़्यादा करते जाएंगे उतना हीटिंग इफेक्ट उसका क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। नंबर 2, अगर 2 वायर हैं ऐसे आमने सामने, इन दोनों के दरमियान हम स्टडी करते हैं। एक की रेजिस्टेंस 10 है, एक की 20 है। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसी वजह से अगर हम करंट से हीटिंग इफेक्ट को स्टडी करना चाहें तो हम ऐसी वायर का इस्तेमाल करेंगे जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो। और फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट ऑफ करंट आई। तो करंट की मिकदार जितनी बढ़ेगी ज़ाहिर हीट ज़्यादा होगी, करंट की मिकदार कम होगी तो हीट की मिकदार क्या होगी? कम। अब यहाँ पे आई के ऊपर स्क्वायर पाया जाता है जबकि आर और टी के ऊपर नहीं है। तो बुनियादी तौर पे स्क्वायर इस चीज़ की निशानदेही करता है कि एसी करंट जो होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल होते हैं। मसलन ये है ना, तो एसी करंट ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, तो एसी करंट के अंदर ये साइकिल बेटा पॉजिटिव होता है, ये साइकिल क्या होता है? नेगेटिव। तो जब हम स्क्वायर लेते हैं तो प्लस और माइनस का इफेक्ट खत्म हो जाता है। इट मीन हीटिंग इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल बोथ आर सेम। यही वजह है कि यहाँ पर उसने इक्वेशन में आई स्क्वायर आर टी का इस्तेमाल किया। सो इसका मतलब करंट की चाहे वो सेकंड साइकिल पॉजिटिव हो या उसका साइकिल नेगेटिव पास का, और हीटिंग इफेक्ट दोनों साइकिल की क्या होगी? सेम होगी। आगे बढ़ते हैं। हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द जॉल्स लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। यही बात आ गई कि करंट की डायरेक्शन से ये इंडिपेंडेंट है। क्या वो डायरेक्शन अपोजिट हैं, क्या वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा हीटिंग इफेक्ट दोनों के लिए क्या होगा? सेम। तो इस लॉ को हम लोग कौन सा लॉ कहते हैं? जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग का नाम दिया जाएगा। अब हम देखना ये चाहते हैं कि ये हीट फिर कैसे पैदा होती है। तो सबसे पहले एक मटेरियल समझेंगे। ये मैंने एक कंडक्टर की डायग्राम शो कर दी है। इस कंडक्टर के अंदर ये फ़र्ज़ करें एटम अपने अपने लेटस के ऊपर मौजूद हैं जो नॉर्मली स्टैटिक वाइब्रेशन में होते हैं, जो हल्की हल्की वाइब्रेशन तो करते हैं लेकिन उनका एम्पलीट्यूड कोई ज़्यादा नहीं होता। जब इस कंडक्टर के अंदर से हम फ्री इलेक्ट्रॉन एज ए करंट पास करने की कोशिश करते हैं तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन मूव करके आएंगे इनकी मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कभी इस एटम को टकरा जाएं, कभी हो सकता है इस वॉल को जाकर टकराएं, कभी हो सकता है इसको जा टकराएं, तो कभी लेटस के एटम को, कभी कंडक्टर्स की साइड्स को ये बार बार टकराएंगे। इस टकराव से कोलिजन होगी। जब कोलिजन होती है तो ज़ाहिर है इसमें कमल होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन भाग के दाखिल होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। ये काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग ए कोलिजन
आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी कोलिजन की वजह से, किसको? एटम्स को। तो जैसे ही कोलिजन के साथ उसकी एटम से टकराव होगा तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा इन एटम को शिफ्ट हो जाएगा, जिसके नतीजे में एटम अपनी जगह पे वाइब्रेट तो पहले कर रहा था, लेकिन अब इसकी वाइब्रेशन में कहीं खातिर खा क्या होगा? इजाफा होगा। जब ये एटम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना शुरू करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन इंक्रीज करेगी, जिससे उसकी हीट के अंदर की कीमत में क्या होता जाएगा? इजाफा होता जाएगा। तो बुनियादी तौर पे जो हीट पैदा होने का अमल है उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि जब इलेक्ट्रॉन करंट की शक्ल में मूव करके गुजरता है, दे कोलाइड विद एटम्स, वो एटम से टकराता है, लेटस से टकराता है, जिसके नतीजे में ड्यूरिंग अ कोलिजन दे ट्रांसफर सम ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी टू द एटम्स, ये एटम को एनर्जी ट्रांसफर करता है, ड्यू टू विच द वाइब्रेशंस ऑफ एटम इंक्रीज, उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है, जिससे हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो हीटिंग इफेक्ट बुनियादी तौर पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में पैदा होता है। अब ये अमल जो ट्रांसफर होने का ये कोलिजन की वजह से है, तो जितनी हम कोलिजन के अमल को बढ़ाएंगे उतना हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। और कोलिजन के अमल को बढ़ाने के लिए ये तीनों पैरामीटर काम करते हैं। करंट ज़्यादा करेंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, कोलिजन ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे, कोलिजन ज़्यादा होगी, तब भी ऐसा होगा। अगर टाइम ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते रहेंगे तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो हीट बुनियादी तौर पे फिजिकली इनसाइड कोलिजन की वजह से हो रही है। हम कोलिजन को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उससे एनर्जी में क्या होता जाएगा? इजाफा होता जाएगा। अब सवाल ये है कि हम इसको प्रैक्टिकली कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट के लिए हमारे पास बहुत सारे घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक केटल्स है। ये सारे ऐसी चीज़ें हैं, हम करंट के जरिए हीट पैदा करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों में गर्म करते हैं, पकाते हैं, प्रेस करते हैं, कुछ ना कुछ अमल हम इससे करते हैं। इन सारे इफेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये कुछ मैंने नीचे मेंशन कर दिए हैं, आपके बुक्स के अंदर भी मौजूद हैं। इस अमल को हम लोग कौन सा इफेक्ट कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट। नंबर 2 पे हम आते हैं, इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ये है कि जब बेटा हम किसी करंट को पास करते हैं किसी वायर में से, बस ये वायर इसमें से अगर करंट को गुजारा जाएगा तो इस वायर के अंदर जैसे करंट पास होगा इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। वो जो इसके इर्द गिर्द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, इट विल डिपेंड्स अपॉन द 2 मेन फैक्टर्स। नंबर 1, अमाउंट ऑफ द करंट विच इज पास थ्रू दिस वायर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। हम देखिए ऐसे सर्कल बना रहे हैं, हम सर्कल को बड़ा करेंगे तो हमारा फासला बढ़ता जाएगा। तो जैसे हम वायर से दूर होते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती जाएगी, करीब होते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या? इंक्रीज करते जाएगी। और करंट की मिकदार को जितना बढ़ाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रांग होगी। तो एक बात ये क्लियर हुई कि जब किसी वायर में से कंडक्टर में से करंट को पास करते हैं उस इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी। और राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो हम अपने थंब को अपवर्ड शो करेंगे और फिंगर को उसके मुताबिक घुमाएंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ऐसे आप देख सकते हैं क्या रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो हम ऐसे रखेंगे तो वो कौन सी रोटेशन शो करेगा? क्लॉकवाइज। इट मीन हम करंट की इस डायरेक्शन के मुताबिक भी हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो अब हमने स्टडी ये किया इसमें से कि व्हेन करंट पास थ्रू ए वायर, जब किसी वायर में से करंट को पास करते हैं, देन ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट, तब उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। करंट के गुजरने से वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड का पैदा होना मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अहम बात ये है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन 2 चीज़ों पे डिपेंड कर, जैसे मैंने आपका जिक्र किया, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट यानी जो करंट उसमें से पास कर रहा है वो, नंबर 2 डिस्टेंस फ्रॉम द वायर यानी फासले पे डिपेंड करता है, जिसको मैंने मैथमेटिकली मेंशन कर दिया कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड, आई इज क्या है? करंट, एंड बी इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वेयर बी मैग्नेटिक फील्ड, आर इज क्या? डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। जब इन दोनों को बेटा कंबाइन करते हैं तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ओवर आर, या बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई ओवर आर। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एम्पेयर्स लॉ। इट मीन एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक हम उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। इसमें म्यू नॉट ओवर 2 पाई ये क्या है? कांस्टेंट है। जब एम्पेयर्स लॉ को इसी टॉपिक्स में पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ये वायर है, इसमें से करंट अगर अपवर्ड जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज पैदा होगा, अगर करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो कौन सा पैदा होगा? क्लॉकवाइज। किस रूल के तहत हम इसको देख सकते हैं? राइट हैंड के मुताबिक। अगर किसी वायर के अंदर करंट सर्कुलर घूम के जाएगा तो फील्ड स्ट्रेट पैदा हो जाएगी। लेकिन हम जब आमतौर पे कॉमन ज़िंदगी भी देखते हैं कि हम किसी करंट को जब पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पैदा होती है। फिर इसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि घर के अंदर इस्तेमाल होने वाला फ़ैन, घर के इस्तेमाल होने वाली मोटर, कोई भी मोटर है उसके अंदर आप जैसे भी उसको स्विच ऑन करते हैं वो रोटेट करना शुरू कर देती है। उसको कौन सी फोर्स घुमाती है? इस फोर्स का नाम होता है मैग्नेटिक फोर्स। और यही वो मैग्नेटिक फोर्स है
जो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है। लिहाजा करंट के पैसे से जो उसकी रोटेशन पैदा होती है, इस इफेक्ट को हम कौन सा इफेक्ट कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट। लिहाजा मैग्नेटिक इफेक्ट इज यूज टू मेजर एंड डिटेक्ट द करंट, कि मैग्नेटिक इफेक्ट से हम करंट को डिटेक्ट भी करते हैं, मेजर भी करते हैं। अच्छा, हम एक डिवाइस पढ़ते हैं गैल्वानोमीटर्स, एक डिवाइस होता है एमीटर्स। इनके अंदर जैसे करंट पास होता है तो आपने देखा होगा सुई घूमती है ऐसे, नीडल। ये जो नीडल घूमती है इसकी बुनियादी वजह घूमने की वो रोटेशन है जो मैग्नेटिक इफेक्ट से पैदा होती है। अगर गैल्वानोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है उसके अंदर यही फिनोमेना है, एमीटर करंट को मेजर करता है तो उसके अंदर भी यही फिनोमेना है। तो लिहाजा करंट को मेजर करना या डिटेक्ट करना हो तो कौन सा इफेक्ट इस्तेमाल होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। इसी तरीके से जितने हमारे इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उन सब के अंदर हम कौन सा इफेक्ट यूज़ करते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये था मैग्नेटिक इफेक्ट से मतलब कि जब करंट का पैसेज होता है तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसे पैदा होती है? सर्कुलर, व्हेन करंट पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन। ओके, नंबर 3 पे हमारा इसका इफेक्ट्स है केमिकल इफेक्ट्स। कौन सा इफेक्ट है? केमिकल। केमिकल इफेक्ट के बारे में हम पहले ये समझेंगे कि जब करंट को हम किसी खास चीज़ से पैसे देते हैं तो उसके अंदर एक केमिकल चेंजेस आते हैं। जब केमिकल चेंजेस आती हैं तो उस इफेक्ट को हम केमिकल इफेक्ट कहते हैं, जिसको थोड़ा सा पहले हम पढ़ लेते हैं ताकि देयर आर ए सर्टेन लिक्विड्स, यानी हर एक में से नहीं, कुछ खास किस्म के जो लिक्विड्स हैं, ठीक है, थ्रू विच करंट कैन पास, जिनमें से करंट क्या कर सकता है? पास कर सकता है। तो ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी करंट के पैसे से कुछ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि करंट का पास होना ही किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में होता है। तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग कौन सा इफेक्ट कहते हैं? केमिकल इफेक्ट। यानी अगर हम किसी सोल्यूशन में से, किसी लिक्विड में से करंट को पास करें तो क्या हर एक से पास होगा? नहीं, कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर जैसे करंट एंटर होता है उनमें केमिकल एक इफेक्ट होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसके नतीजे में करंट पास होता है। उस इफेक्ट का नाम क्या रखा गया? केमिकल इफेक्ट्स। इस अमल को आयन वगैरह बनने का अमल कहते हैं, उसको फिर हम आगे पढ़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी वो जो करंट पास होने का अमल है ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस, उसको हम लोग कौन सा अमल कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। अगर वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो जाहिर करंट उसमें से पास नहीं हो सकता। इसके बाद है केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द लिक्विड्स इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट। वो कहता है वो जो केमिकली तब्दीली आती है लिक्विड्स के अंदर और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इफेक्ट का नाम देंगे। ओके, इट विल डिपेंड्स अपॉन, वो जो केमिकल इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? इट विल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, उसके साथ केमिकल इफेक्ट कम या ज़्यादा हो सकता है। नंबर 2, अमाउंट ऑफ करंट, और वो करंट जो क्वांटिटी ऑफ करंट जो पास किया जा रहा है उसके ऊपर है। करंट को बढ़ाने या कम करने से इसकी वैल्यूज में चेंज होगा। तो लिहाजा केमिकल इफेक्ट में जब किसी खास किस्म के लिक्विड के अंदर से अपने सम केमिकल रिएक्शन की बिना पे हम करंट को पास करते हैं या करंट के पैसे से कुछ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है तो इस अमल को हम कौन सा इफेक्ट कहते हैं? केमिकल इफेक्ट। ओके, अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है जो मैंने ब्लैक में दिखा दिया है। ये एक कंटेनर है, ऐसे इसको हम वेसल्स कह सकते हैं बेटा। इसके अंदर ये डॉट डॉट के जो रेड कलर का नज़र आ रहा है, ये मैंने सोल्यूशन डाला है। ये बेसिकली कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट सोल्यूशन है, यानी हम कॉपर सल्फेट को पानी में डालेंगे तो ये कॉपर सल्फेट डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा। पानी में डालते ही इसके अंदर आयंस पैदा होंगे, कॉपर प्लस और सल्फेट क्या होंगे? नेगेटिव। इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यानी ऐसा लिक्विड जो करंट को पास करने में कंडक्ट करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ओके, इस कंटेनर के अंदर ये 2 ब्लैक कलर की लाइंस नीचे आ रही हैं। ये दोनों जो लाइंस हैं बुनियादी तौर पे ये कॉपर वायर हैं। ये कौन सी वायर है? कॉपर वायर। इन दोनों को मजमूई तौर पे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। मजमूई तौर पे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड। यानी वो वायर जो करंट इनसाइड इट ले जाती हैं या बाहर लाती हैं, करंट के ट्रांसफ़र का जरिया बनती हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। फिर इन दोनों को जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ती है उसे एनोड कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोड का एक नाम बन गया एनोड और उसी इलेक्ट्रोड का दूसरा नाम क्या बन गया? कैथोड। यानी वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ेगा उसका नाम क्या होगा? एनोड, और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होगा उसका नाम क्या होगा? कैथोड। तो एनोड एंड कैथोड बोथ आर इलेक्ट्रोड, और ये दोनों कौन सी वायर से तैयार किए गए हैं? कॉपर से। ओके, ये नीचे सोर्स है जो करंट का सोर्स है, उसको बैटरी के तौर पे शो कर रही है। इसके बाद
ये जो सोल्यूशन है वो हमने इसमें डाल दिया, सोर्स लगा दिया, हमारा एक जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने का डिवाइसेस है या पूरा एक अपरेटस है वो तैयार हो गया। अब ये अपरेटस बगैर बैटरी के, यानी ये जो हमारा कंटेनर है, ये जो सोल्यूशंस है और ये जो इलेक्ट्रोड है विदाउट एनी सोर्स, तो ये सारे का सारा क्या कहलाता है? वोल्टमीटर कहलाता है। तो वोल्टमीटर बुनियादी तौर पर कंसिस्ट ऑफ वेसल्स, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोड, इट इज कॉल्ड क्या होगा? वोल्टमीटर्स। ओके, अब जैसे हम लोग बैटरी के करंट को ऑन करते हैं तो करंट का पैसे स्टार्ट होता है। जब करंट का पैसे स्टार्ट होता है तो पहले ही चूँकि हम सोल्यूशन को डाइल्यूट कर चुके हैं तो उसके अंदर कॉपर और सल्फेट के सोल्यूशन आयंस जो होंगे वो क्रिएट होंगे, यानी कॉपर क्या होगा? प्लस, और सल्फेट क्या हो जाएगा हमारे पास? नेगेटिव। इस तरीके से जो कॉपर पॉजिटिव आयंस होंगे और सल्फेट के नेगेटिव आयंस होंगे, दे आर मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस because copper move towards cathode which is the negative and sulfate move towards the anode which is क्या होगा? पॉजिटिव। इट मीन सल्फेट की मूवमेंट इस तरफ होगी और कॉपर वाले आयंस की मूवमेंट किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। तो ये जाएगा कैथोड की तरफ और वो किसकी जाएगा? एनोड की तरफ। जो कैथोड की तरफ जाएगा वो क्या करेगा? पहले हम उसको ज़रा स्टडी करते हैं। तो जैसे कॉपर के आयन कैथोड के पास पहुंचेंगे तो कैथोड से वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके कॉपर एटम की शक्ल इख्तियार करके डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर। इसका मतलब कॉपर के जो आयन्स हैं वो एक कॉपर की वायर के पास जाके वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके अपने आप को एज ए कॉपर एटम डिपॉजिट कर लेंगे ऑन कैथोड के ऊपर। इसका मतलब कॉपर तो डिपॉजिट होगी किस पे? कैथोड पे। रिएक्शन होगा कॉपर आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कॉपर एटम्स विच इज़ डिपॉजिट ऑन द कैथोड, और ये अमल किसके ऊपर होगा? कैथोड पे। इसी तरीके से जो सल्फेट आयन है दैट मूव टुवर्ड्स द एनोड, ये एनोड की तरफ जाएंगे। जैसे ये एनोड के पास पहुंचेंगे, एनोड के अंदर से जो कॉपर एटम्स हैं उसमें से कॉपर आयंस गो इनटू द सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशन के अंदर आयंस आएंगे, यानी ऐसा समझ चलें, ऐसे कर लें, यू इसमें से आयंस आएंगे और वो कौन से होंगे? वो कॉपर के डबल आयंस पॉजिटिव होंगे। जब कॉपर के डबल पॉजिटिव आयन एनोड से इंटर होंगे सोल्यूशन की तरफ तो सल्फेट आयन कॉपर के आयंस के साथ मिलके कौन सा दोबारा सोल्यूशन तैयार करेंगे? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का जब सोल्यूशन दोबारा तैयार करेंगे तो इससे मतलब ये निकला कि जितने हमने कॉपर आयन डिपॉजिट किए हैं कैथोड के ऊपर उतने ही हमने कॉपर आयन एनोड से लेकर दोबारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन तैयार कर लिया। इसका मतलब ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की डेंसिटी में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ओवरऑल इसकी जो की वैल्यूज होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन हम प्रोसेस करते रहेंगे और ये अमल आगे क्या करता रहेगा? चलता रहेगा। अगर इस अमल के ज़रिए हम एप्लीकेशन देखें तो एक अमल होता है इलेक्ट्रोपोलाटिंग, जिसके अंदर हम किसी एक चीप सी मेटल के ऊपर किसी कीमती मेटल को हम ऊपर कवर कर देते हैं या ऊपर प्लॉटिंग कर देते हैं, ये दूसरे लफ्ज़ में आप उसके ऊपर थिन फिल्म कोटिंग कर देते हैं, एक कोट से चढ़ा देते हैं, तो इस अमल को इलेक्ट्रोपोलाटिंग कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे जिस चीज़ के ऊपर हमने डिपॉजिट करना होता है उसको हम कैथोड की जगह सेट कर लेते हैं। जब कैथोड के साथ वो चीज़ मौजूद होगी या कैथोड की जगह उसको सेट करेंगे तो जैसे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ऐसे और चीज़ें उसके ऊपर डिपॉजिट होंगी। तो यानी जिस चीज़ के ऊपर हम डिपॉजिट करना चाहते हैं उसको हम कहाँ किसकी जगह पे लेके आएंगे? कैथोड की जगह के ऊपर। तो कैथोड के ऊपर वो चीज़ जब डिपॉजिट होती जाएगी ऊपर एक तय बनती जाएगी, इस अमल को इलेक्ट्रोपोलाटिंग कहते हैं। इसी तरीके से एक है प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। अगर हम मेटल्स को प्योरीफाई करें यानी उसमें से वो जो मटेरियल्स हैं एक्स्ट्रा उनको हम निकालना चाहें तो उस अमल को हम किस प्रोसेस से करेंगे? केमिकल इफेक्ट से। लिहाजा केमिकल इफेक्ट नॉर्मली 2 बड़े प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, एक इलेक्ट्रोपोलाटिंग के अंदर और दूसरा किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स के अंदर। तो ये था आप लोगों के पास कौन सा? केमिकल इफेक्ट्स। तो आज का लेक्चर्स हमारा था इफेक्ट्स ऑफ करंट से मुतल्लिक, जो कि बुनियादी तौर पर किसी करंट के एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं। कौन से इफेक्ट्स हैं? एक्सटर्नल। तो जब करंट पास होता है तो अपने वो सराउंडिंग में जो अपने इफेक्ट्स शो करता है उन इफेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्ट्स ऑफ करंट का नाम देंगे, जो बुनियादी तौर पे क्या थे? 3 थे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।